गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, क्लास 8 के प्यारे प्यारे बच्चों। आज चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। विज्ञान के प्रश्न है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 68 जो पेपर है आपका, ठीक है, जो पिछले साल पेपर आया था सेट का, उसका क्वेश्चन नंबर 68 था कि निम्न में से कौन असत्य कथन है। तो वहाँ तो OMR शीट होती है ना, OMR शीट पर गोले करने पड़ते हैं, पर यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि सही वाला कौन सा होगा। पहला है रेयॉन एक कृत्रिम रेशा है। रेयॉन क्या होता है? रेयॉन जो है एक आर्टिफिशियल फाइबर है, ठीक है, प्राकृतिक रेशा नहीं बल्कि कृत्रिम है, ये बनाया हुआ रेशा है। जैसे ऊन है, ये प्राकृतिक रेशा है, ठीक है, रेशम है, ये भी प्राकृतिक रेशा है। पर रेयॉन क्या है? कृत्रिम है। ये लकड़ी के गूदे आदि से निकाल करके वहां से इस रेशे को बनाया जाता है। ये तो सही है, रेयॉन एक कृत्रिम रेशा है, बिल्कुल सही। प्लास्टिक विद्युत ऊष्मा का कुचालक है। प्लास्टिक आप जानते हैं, जैसे बिजली का स्विच है, ठीक है, बिजली का स्विच है, ये क्या होता है? बिजली के स्विच या बिजली की जो तार जा रही है ना, उसके बाहर देखा आपने, कोटेड रहता है, ठीक है, कोई ब्लैक के रूप में, कोई ब्लैक प्लास्टिक लगा रखा है, कोई रेड में होता है, कोई ग्रीन में होता है, वहाँ आपने देखा होगा, वो प्लास्टिक है। वो विद्युत का क्या है? कुचालक है, क्योंकि करंट बह रही है अंदर। यदि कहीं पर तार कट गया और हमारा हाथ में छू गया तो करंट लग जाएगा। तो विद्युत मतलब बिजली का कुचालक होता है। ऊष्मा का भी, ऊष्मा मतलब ताप। जैसे आप लोहे को, एक छड़ को गर्म करेंगे तो दूसरी तरफ आपके हाथ की तरफ भी गर्मी आ जाएगी, तो सुचालक है। पर प्लास्टिक आपका विद्युत का भी और ऊष्मा का भी कुचालक है, ठीक है, ये भी सही है। पॉलीथीन, अच्छा पहले इस पे आ गई। मेलामाइन का उपयोग फर्श की टाइलें बनाने में किया जाता है। फर्श में जो टाइलें बिछती हैं ना, वो मेलामाइन की होती है, ये भी सही है। पॉलीथीन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन हुआ? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का मतलब हुआ कि एक बार उसने जो आकार ले लिया, अब उसको आप गर्म भी करेंगे तो उसमें चेंज नहीं होता, ठीक है। पर पॉलीथीन देखिए, पॉलीथीन तो आपने देखी हुई है, पॉलीथीन में जरा गर्म करो तो उसको तो आकार ही बदल जाता है, तो ये वाला गलत है, ठीक है। तो आपका जो उत्तर होना था इसका, क्वेश्चन नंबर 68 में, जैसे ABCD, तो ये वाला रॉन्ग है, सी। तो सी वाले को आपने क्या कर देना है? ऐसे गोला कर देना है अपनी OMR से, ठीक हो गया। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, क्यों ये गलत है? थर्मोप्लास्ट है वो, थर्मोसेटिंग नहीं। थर्मोसेटिंग कौन होता है? जो एक बार जैसे माना जिस आकार में हो गया उसी आकार में रहता है। अब आपने सुना होगा प्लास्टिक के भी बर्तन बन गए, इतने उच्च टेम्परेचर को भी वो सहन कर देता है प्लास्टिक, तो उसे बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। पर पॉलीथीन थर्मोसेटिंग नहीं है, ठीक हो गया। समझ गए आप इस क्वेश्चन को? अब चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, इन क्वेश्चंस को कॉपी में भी लिखें और मुझे काम करके भी भेजें। केवल कुछ ही बच्चे भेज रहे हैं, बाकी तो अब समझ में नहीं आ रहा कि क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे में कैसे निकलोगे छात्रवृत्ति में? है ऐसे में निकल जाओगे? ऐसे में नहीं निकलते बेटा, उसके लिए पढ़ना पड़ता है। अब क्वेश्चन नंबर 69 देखिए आप, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 69वां, निम्न में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया संभव नहीं है? निम्न में से कौन सी विस्थापन निम्न में कौन सी विस्थापन अभिक्रिया संभव नहीं है? संभव नहीं है। अब आप देखिए, ठीक है, नंबर 1 है, आपको दिया हुआ है Zn प्लस कॉपर सल्फेट है, ये क्या है? जिंक है, जिंक, Zn जिंक का संकेत है। CSO4 कॉपर सल्फेट, तो ये बन जाता है जिंक सल्फेट,
प्लस कॉपर हो जाता है अलग, ठीक। दूसरा है Fe, ये आयरन का है बच्चों, Fe प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस Cu। तीसरा देखिए Cu प्लस FeSO4, CuSO4 प्लस Fe, और चौथा है बच्चों Zn प्लस FeSO4, ZnSO4 प्लस Fe। ये क्या कह रहा है मुख्य, कौन सी विस्थापन अभिक्रिया संभव नहीं है। अब देखो विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं कि जैसे कॉपर सल्फेट है ना, और Zn की क्रिया हो रही है तो वो क्या कर रहा है, जिंक जो है ये कॉपर सल्फेट को ये सल्फेट जो है सल्फाइड आयन होता है ना, SO4 -2 सल्फेट, ये कॉपर से उसको हटा दे रहा है, ZnSO4 और Cu बच गया। इसने इसको अपने साथ ले लिया और Cu बच गया, यहाँ से इसको अपने साथ ले लिया, ये बच गया, यहाँ से इसको अपने साथ ले लिया, बच गया, मतलब विस्थापित कर दिया SO4 को। विस्थापन मतलब उठा करके दूसरी जगह रख देना, ऐसा होता है विस्थापन। तो ऐसे ही है, वो ये कह रहे हैं कि कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है, कौन सी इसमें गलत है बल। अब ऐसे ही सोच के नहीं होगा ये, आप रिएक्टिविटी टेबल, अभिक्रिया श्रेणी, ठीक है, फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, आप रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज याद करिए, ठीक है। अभिक्रिया श्रेणी, तो सबसे अधिक क्रियाशील आपका पोटेशियम होता है, याद रखो, फिर होता है सोडियम, फिर होता है कैल्शियम, याद रखना इसको, फिर होता है मैग्नीशियम, फिर होता है एल्यूमिनियम, फिर होता है जिंक, ठीक है, फिर होता है आयरन, फिर होता है लेड, फिर होता है हाइड्रोजन। यहां थोड़ा जगह कम हो रही है, ठीक है, तो यहां लिख दूं, इसके बाद यहां है, ठीक है, इधर लिख देता हूं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद कॉपर, कॉपर के बाद हाइड्रोजन के बाद ये है कॉपर, इसके बाद है, ठीक है, हाइड्रोजन के बाद कॉपर, कॉपर के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद सिल्वर, सिल्वर के बाद गोल्ड और प्लेटिनम, पोटेशियम के, सोडियम Na, कैल्शियम Ca, Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, Zn जिंक, Fe आयरन, Pb लेड, H हाइड्रोजन, Cu कॉपर, Mg मैग्नीशियम, Ag सिल्वर, Au गोल्ड और Pt प्लेटिनम। तो एक तो ये संकेत भी आप याद कर दो, कई बार 1 नंबर का ये भी पूछा जाता है। इसे मैंने क्या बोला, पोटेशियम, कॉपी में लिखना, ठीक है, Na सोडियम, कैपिटल N स्मॉल a, कैपिटल C स्मॉल a, कैल्शियम, ये है मैग्नीशियम, Al कैपिटल A स्मॉल n, एल्यूमिनियम, Zn कैपिटल Z स्मॉल n, जिंक, Fe F कैपिटल E स्मॉल, आयरन Fe, Pb कैपिटल B स्मॉल b, लेड H हाइड्रोजन, Cu, उसके बाद यहाँ है, उसके बाद मैंने कहा H के बाद Cu है कॉपर, Mg मैग्नीशियम, Ag इस सिल्वर है जिसको चांदी कहते हैं, सिल्वर मतलब चांदी, ठीक है, चांदी, Au गोल्ड, गोल्ड मतलब सोना, और Pt मतलब प्लेटिनम। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन लोहा, आयरन लोहा है, Pb लेड, ठीक, हाइड्रोजन, कॉपर, मैग्नीशियम, ठीक है, Ag क्या बोला, सिल्वर, सिल्वर मतलब चांदी, हिंदी में लिख देना चांदी, अरे गोल्ड है, Au गोल्ड सोना, और Pt प्लेटिनम। अब आप देखो क्या होता है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये है पोटेशियम, और फिर सोडियम है। तो आपने एक प्रश्न ये भी पढ़ा होगा कि पोटेशियम और सोडियम
इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं कि ऐसे खुले उनको रखेंगे तो उनमें आग लग जाती है। इसलिए पोटेशियम और सोडियम को मिट्टी के तेल के अंदर रखते हैं, पानी के अंदर नहीं। पानी के अंदर रखोगे तो आग लग जाएगी, पानी में आग लग जाएगी। पानी में आग लगाना हो तो सोडियम डाल दीजिए थोड़ी, देखना फिर वहाँ आग जल जाएगी। ठीक है, तो सोडियम और पोटेशियम और सोडियम इतने रिएक्टिव हैं कि ये एटमॉस्फेयर की जो आर्द्रता कहते हैं ना, क्योंकि पानी यहाँ भी तो है, वातावरण में भी तो पानी है। ठीक है, तो उस वाष्प से बचाने के लिए, उस आर्द्रता से बचाने के लिए, क्योंकि उसको जरा सा भी कहीं नमी मिली तो वो आग पकड़ लेता है, तो उससे बचाने के लिए पोटेशियम और सोडियम को कैरोसिन मिट्टी के तेल के अंदर रखा जाता है, वहाँ वो सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, एक प्रश्न मैं ग्रुप में भी देख रहा था आप लोगों के विज्ञान के, सब लोगों ने भेजा होगा, एक प्रश्न वहाँ ये था। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये फिर ये रिएक्टिविटी सीरीज आगे याद रखिए। अब इस प्रश्न में देखो, Zn और Cu में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? Zn कहाँ पर है? जिंक और कॉपर देखो यहाँ है, तो कॉपर तो काफ़ी नीचे है। ठीक है, इसलिए ये जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिव मतलब क्रियाशील, ये क्रियाशीलता सीरीज है, क्रियाशीलता श्रेणी है। तो Zn Cu से ज़्यादा क्रियाशील है, Zn Cu से ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए आसानी से ये SO4 इसके साथ चला जाता है और ये Cu छोड़ जाता है। जो ज़्यादा क्रियाशील होगा वो डिस्प्लेस कर देगा, वो हटा देगा इसको, तो ये ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए इसको जिंक कॉपर से सल्फेट को हटा करके अपने साथ ले लिया, कॉपर अलग हो गया। अब देखो Fe और Cu देखो, आयरन है और ये कॉपर है। आयरन कहाँ पर है? देखो ये, और कॉपर उसके बाद है, यहाँ देखो कॉपर यहाँ है, कॉपर यहाँ है, आयरन यहाँ, आयरन ऊपर है और कॉपर उसके बाद है, तो ये भी आसानी से इस CuSO4 को विस्थापित कर देगा, हटा देगा। तो FeSO4 इससे हटा देगा। ठीक है, तो इससे हटाएगा तो Cu अलग बच गया और सल्फेट इसके साथ आ गया। अब CuFeSO4 देखो, कॉपर है, कॉपर कहाँ देखो यहाँ है, और Fe कहाँ यहाँ है, तो Fe तो ऊपर है ना इससे, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ ये, और इसके बाद यहाँ H के नीचे है ये। अब एक जगह नहीं, मैंने यहाँ लिख दिया, आप कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे KNaCAMgAlZnFePbH CuMgAgAuPt, ऐसे में लिख दो लंबाई में इनको नीचे की तरफ। ठीक है, या ऐसे में लिख देना, सबसे ज़्यादा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम सब ज़्यादा रिएक्टिव है, एक पूरी लाइन में आ जाएगी। ठीक है, याद करना है। अब Cu और Fe देखो, Cu कहाँ है? Cu तो यहाँ है, और Fe क्या है? Fe ज़्यादा एक्टिव है, Fe ज़्यादा क्रियाशील है Cu से, इसलिए इसको ये इसके साथ ही को हटा नहीं पाएगा, यहाँ विस्थापन नहीं हो पाएगा, इसका मतलब रॉन्ग है। और इसको देखो Zn और Fe, Zn और Fe देखो, Zn जो है Fe से ऊपर है, देख लो Zn कहाँ है? Fe से ऊपर है, इसलिए Zn इसको विस्थापित करेगा, Zn SO4 बना देगा, Fe ऐसे है। आप समझ में आ गया? जो ज़्यादा क्रियाशील है वो विस्थापन दे देगा, तो ये इससे ज़्यादा क्रियाशील नहीं है, कॉपर आयरन से ज़्यादा क्रियाशील नहीं है, इसलिए विस्थापन जो रिएक्शन है वो गलत है। तो निम्न में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया नहीं है? कौन सी नहीं है? सी वाली नहीं होगी। आप समझ गए? तो क्वेश्चन नंबर 69 का A, B, C, D, तो किसको गोला कर दोगे? ये नहीं है। अब ऐसे याद करोगे तो फंस जाओगे, FeSO4 CuSO4 में पता नहीं चलेगा। जिस बच्चे ने रिएक्टिविटी सीरीज याद कर रखी है, ये अभिक्रिया श्रेणी याद कर रखी है, खट से उसने रफ में लिखी और उसने देखा कौन किसको हटा सकता है, तो इक्वेशन बना देगा, समीकरण बना देगा। ठीक हो गया? तो याद रखना रिएक्टिविटी सीरीज, समझ गए ना? जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो प्रतिस्थापन कर देगा। Zn Cu से ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि Zn यहाँ आया, Cu बहुत नीचे है उसके, तो उसने प्रतिस्थापन दे दिया, मतलब इसको हटा दिया, विस्थापित कर दिया। Cu से विस्थापित करते हैं तो Cu अलग हो गया। Fe Cu से ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा क्रियाशील है, इससे इसने CuSO4 में SO4 को विस्थापित कर दिया और Cu अलग हो गया। परंतु ये जो कॉपर था ये Fe से कम क्रियाशील है, देखो नीचे है, नीचे आया हुआ है, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया नहीं देगा।
और ZnFeSO4, ठीक, Zn ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, आयरन से। देखो Zn ऊपर है, Fe नीचे है, इसलिए इसने विस्थापन दे दिया, विस्थापन कर दिया SO4 का, FeL। क्लियर है क्वेश्चन, समझ गए ना। बस ऐसे तैयार करना है, तो मेन चीज़ें तैयार करके रखोगे तो फिर क्वेश्चन में फंसोगे नहीं तो फंस जाते हैं बच्चे, है ना, कि कौन सा सही रहा होगा, आप कौन सा तुक्का लगाते हैं उसमें, वो फिर दिक्कत हो जाती है। तुक्का तो तुक्का ही हुआ, फिर तुक्के के सही होने की संभावना 1/4 25% है। 100 क्वेश्चन पर आदमी तुक्का लगाएगा तो 25 सही होते, 75 गलत हो जाती, याद रखना, समझ लो। तुक्का तो तब है ना कि जब, वैसे यहाँ इस पेपर में ऐसा है, ऋणात्मक मार्किंग तो नहीं होती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए पहले तो आप सही से सब कर लो अपने, तो जो नहीं आती बाद में ऊपर भी टिक मार दो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, गलत पर अंक नहीं काटे जाते, इसलिए आपने वो भी करना है, ठीक है, जब नहीं आएंगे तो। अब आप देखो, स्तंभ ए में दिए गए रेशों को स्तंभ बी में दिए गए वस्तुओं से मिलाकर सही विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर 70। आप देखिए नायलॉन, अब ये भी कृत्रिम रेशा है, देखो नायलॉन, रेयॉन, रेयॉन भी कृत्रिम रेशा हुआ, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका फुल फॉर्म है पॉली, P फॉर पॉली, V फॉर विनाइल और C फॉर क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, और D फॉर पॉलिस्टर, यहाँ डी ऑप्शन में है पॉलीएस्टर। अब बाद में पढ़ेंगे आप एस्टर क्या होते हैं, ठीक है, ये तो बात की बात है। ये स्मॉल ए है, ये स्मॉल बी है, ये स्मॉल सी है, ये स्मॉल डी है। यहाँ विकल्प में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्या क्या दे रखे हैं, खिलौने, खिलौने, ठीक हो गया, फिर हो गया रस्सी, ठीक है, फिर हो गया कपड़े, कपड़े, फिर है कालीन, ठीक है। PVC, इसको फुल फॉर्म लिख लेना, PVC पॉली विनाइल, VINYL, VINYL, पॉलीविनाइल क्लोराइड, याद रखना, क्लोराइड, ठीक है। अब आप देखो कौन किससे मैच करेगा, ठीक है, कौन किससे मैच करेगा। अब नायलॉन जो है, आपको कौन सा क्या लग रहा है, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो बच्चों सीधे सीधे इससे प्लास्टिक का सामान बनता है, PVC से। आपने देखा होगा घरों में जो बिजली का फिटिंग करते हैं ना, तो तारों के बाहर एक पाइप लगाते हैं, गोल पाइप, आपने देखा होगा। अब तो अंडरग्राउंड होते हैं ना फिटिंग, तो अंदर एक पाइप रहता है डाला हुआ, उसको बोलते हैं PVC, वो प्लास्टिक है, ठीक है। तो प्लास्टिक के तो खिलौने आप समझ लो, ये तो इससे मिल जाएगा, प्लास्टिक के खिलौने बनते हैं। पॉलिस्टर, पॉलीएस्टर, अब एस्टर पढ़ेंगे आप आगे रसायन विज्ञान में, जो बड़ी क्लास में चले जाओगे, इसके बच्चों कपड़े हैं, पॉलिस्टर के कपड़े। अब पॉलिस्टर के कौन से कपड़े हुए, जैसे आपने उसमें देखा होगा, ये बरसाती आती है ना, या विंड चीटर सर्दियों में पहनते हैं लोग, विंड चीटर, उसमें हवा नहीं घुसती, ठीक है, पानी नहीं घुसता, तो ये पॉलिस्टर के कपड़े होते हैं, ठीक है। नायलॉन की बनती है क्या, रस्सी, रस्सी देखे होंगे आपके, प्लास्टिक की बनी हुई ना, प्लास्टिक के धागे से बनी हुई, वो नायलॉन की आपकी रस्सी होती है, ठीक है, नायलॉन से आपकी रस्सी बनती है। और रेयन आपका कालीन बिछाने बिछाने के लिए, प्लास्टिक की मैट, ये रेयन मैट 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 बनाने के काम आता है, चटाई बनाने के काम। तो कहने का मतलब हुआ कि ए कहाँ जुड़ गया, ए जुड़ गया सेकंड से, ठीक है, बी जुड़ गया फोर्थ से, ठीक है, सी जुड़ गया फर्स्ट से,
और डी जुड़ गया थर्ड से। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो है डी थर्ड से है, सी फर्स्ट से है, बी आपका फोर्थ से है, ए आपका सेकंड से है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का, क्वेश्चन नंबर 70 में ए बी सी डी कर दूं तो ए बी सी और डी, तो ये सी वाला विकल्प है, ये विकल्प आपका सी विकल्प है, तो ये वाला आपका सही विकल्प है सी। ठीक है, तो इसको आप याद रखना किस चीज से क्या बनता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब इतना आज काफी है। ठीक है, थोड़ा टाइम भी देखना है, वीडियो बड़ी बन जाएगी तो व्हाट्सएप पर फिर आपको दिक्कत होगी खोलने में। ठीक है, तो ऐसे आप काम करो और काम भेजो भाई। प्रतिदिन लगभग 10 क्वेश्चन आपको भेजने चाहिए, कभी विज्ञान में लिख दो, कभी सामाजिक विज्ञान में लिख दो 10-10 प्रश्न, कभी गणित के सूत्र लिख दो, कभी गणित के कुछ क्वेश्चन करके भेजो ग्रुप में। ठीक है, ऐसे करना, पर डे करेंगे आप कम से कम 1 पेज काम। ठीक, आज के लिए इतना काफी, बाय बाय।